centripetal force at highest position, centripetal force at lowest position and centripetal force at mid position. ऐसे तीन जगह हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्सेस भी समझ लिए, हाईएस्ट लोएस्ट एंड मिड पोजीशन पे ये हो गया सेंटर ओ की तरफ. गॉट इट. तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बेसिकली वेलोस v वाला टर्म क्या है और t वाला टर्म क्या है. तो लेट्स सपोज दैट th comma tl and tm and vh vl and vm be the velocities at highest, well, tension and velocity be the tension and velocity at highest, lowest and mid position be the be the tension and velocity at highest, lowest and mid position respectively. समझ में आया? हम लोगों ने क्या लिया है, ये टेंशंस है, टीएच टीएल टीएम टेंशंस हो गए, वीएच वीएल वीएम वेलोसिटीज हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो नेसेसरी है, चाहे वो यूसीएम रहे चाहे वो नॉन यूसीएम रहे. तो पहला हमें टेंशन अभी मिड पोजीशन पे. अभी हमें नेक्स्ट थिंग इज वी वांट टू फाइंड द टेंशंस. हमें टीएच टीएल और टीएम का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है. तो बेसिकली कैसे ढूंढेंगे, देखो पहला हम लोग वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, सॉरी टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन क्या रहेगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स देखने का कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स पे ध्यान दो. तो हाईएस्ट पोजीशन पे देखो एक और चीज, यहाँ पे एक कंपोनेंट और रहेगा. आप देखेंगे तो बॉब है, तो बॉब का वेट भी रहेगा. तो वेट का डायरेक्शन इज ऑलवेज टू, हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, लाइक दिस, हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस है हर जगह. सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन और वेट है. तो देखने का कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो पहले तो सेंट्रीपिटल force at highest position, who is providing the centripetal force. The centripetal force at highest position is equals to what? कौन provide कर रहा है centripetal force at highest position? दिख रहा है, टेंशन और mg दोनों centripetal force के डायरेक्शन में ना. तो कैन वी राइट th प्लस mg. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, mvh स्क्वायर अपॉन r. लेट r बी द रेडियस, ये r इसका रेडियस हो गया ना, ये सर्कल का, ठीक है. इज इक्वल्स टू th प्लस mg, और th का वैल्यू क्या मिला हमें, mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. गॉट इट. ये हमें क्या मिल गया, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, मान लो इक्वेशन 1. दूसरा हमें चाहिए टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन. तो अगेन वैसे हम लोग करेंगे टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन. तो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन देखो कैसे निकालेंगे. अगेन वही देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स लोएस्ट पोजीशन पे कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एट लोएस्ट पोजीशन इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, दिख रहा है टीएल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में है और एमजी उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो टीएल माइनस एमजी, तो जो फोर्स के डायरेक्शन है पॉजिटिव, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन वो नेगेटिव. तो देखो टीएल क्या मिला, mvl स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. लिखना है, वेलोसिटी भी चाहिए ना, वेलोसिटी हाईएस्ट लोएस्ट एंड मिड पोजीशन. अब देखो वेलोसिटी जो है, ठीक है, हम लोग एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ढूंढेंगे, ऐसा नहीं. वेलोसिटी तो कोई भी हो सकता है, हमें एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ढूंढना है कि भाई हमको ये जानना है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल. सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो अपने को ढूंढना है. समझ में आया क्या. तो देखो मिनिमम वेलोसिटी अपने को ढूंढना है ना,
minimum velocity such that it should complete the circle. अब प्रॉब्लम ये है, देखो हम इसको टैकल कैसा करें कि भाई मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट वो कंप्लीट कर ले सर्कल को। तो इधर ध्यान दो, कंप्लीट करना है सर्कल को, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एकदम वर्स्ट से वर्स्ट के सिनारियो में उसके पास होना चाहिए, बिकॉज सर्कल में घूमना है तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल में घूम नहीं पाएगा। तो अगर उसको घूमना है सर्कल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, मतलब लगेगा 100%। तो वर्स्ट के सिनारियो में भी उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, वो वेलोसिटी होगा हमारा मिनिमम वेलोसिटी। ये समझ में आया मैंने जो अभी बोला? ये समझा सबको क्या है? हाँ 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 सर। तो अब देखो, तो हाईएस्ट पोजीशन मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम कहां पे होती है, जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है। लोएस्ट पोजीशन पे तो चलो ठीक है, हाईएस्ट से आ गया नीचे तो लोएस्ट पे जाना ही है, लेकिन हाईएस्ट पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो ऊपर तक जा नहीं पाता। तो मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे क्या होना चाहिए कि वो कंप्लीट कर ले सर्कल को। तो देखने का कि टॉप पे हाईएस्ट पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है ना अपने को। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? दो चीज प्रोवाइड कर रहा है, एक तो टेंशन और दूसरा एमजी, दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये समझ में आया क्या? पहले चीज स्टेप बाय स्टेप जा, बिकॉज ये क्लिक नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन और एमजी। गॉट इट? और हमें क्या चाहिए कि भाई सर्कल कंप्लीट करना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, मतलब ये कोई ना कोई तो प्रोवाइड करना चाहिए। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि कोई एक इसमें से गायब हो जाए। तो इसमें से कौन सा गायब होगा मुझे बताओ, एमजी या टीएच? टीएच। टीएच। एक ही बोल रहा है, दूसरा बाकी बाकी किसी को नहीं समझ में आया मैं क्या बोला। अरे कुछ तो बोलो, टीएच या एमजी, कौन सा गायब होना चाहिए? अपने को क्या करना है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्स्ट के सिनारियो में भी होना चाहिए। तब दो चीज है, टीएच और एक एमजी। तो कौन सा गायब होना चाहिए? टीएच। टीएच। वेरी गुड। तो टेंशन एट, हाँ, तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन गायब भी हो जाए तो भी सर्कल में घूमना चाहिए। मतलब कैसे? मतलब अगर ऐसा बॉब ऊपर जाके स्ट्रिंग अगर स्लैकन हो जा रहा है, स्ट्रिंग में कोई ताकत नहीं है, तब भी वेट जो वेट जो रहेगा इट शुड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में? वेट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो वेलोसिटी अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग एक स्पेशल वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं, स्पेशल केस का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग विच वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम velocity required at highest position to complete VCM। VCM मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या एज्यूम करेंगे? लेट assume let us assume that what? Tension at highest position 0, मतलब string is slackened at highest position, मतलब there is no tension। ठीक है, स्ट्रिंग आपका क्या हो गया? स्लैकन हो गया, कमजोर हो गया है। ओके, सो तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बोलो? टीएच का वैल्यू क्या डाल देंगे? 0। देयरफॉर देयरफॉर क्या मिलेगा यहां से बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स एट एच इज इक्वल्स टू व्हाट? टीएच का वैल्यू एमजी 0 इज एमजी। एमजी देयरफॉर क्या मिलेगा? एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एमजी। एमजी एम कैंसिल। एमएम गॉट वी स्क्वायर आरजी। समझ में आया? ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ऐसे हमें मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट का मिड का भी ढूंढना है। तो पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं वो बताता हूँ आपको।
velocity at highest position, we want to find velocity at lowest position. तो ये देखो यहाँ पे velocity हमें Yes. और हम लोग ये पोजीशन को मान लेंगे इट इज अ जीरो पोटेंशियल पोजीशन। ये कौन सा है? जीरो पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो यहाँ से हम हाइट गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं इसको, ठीक है। तो देखो हम कंजर्वेशन एनर्जी लॉ में यूज करें, कंजर्वेशन ऑफ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन हमें क्या मिलेगा? एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, दैट इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या रहेगा? देखो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। हमने क्या माना है? पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिया है लोएस्ट पोजीशन पे? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझना है? हम लोग ने जीरो रेफरेंस पोजीशन लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या रहेगा? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mvh स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पोजीशन पे क्या रहेगा? लेट्स से mgh is equals to what? Kinetic energy at lowest position is half mvl squared. ठीक है। लोएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी vl है और हमें vl चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाफ mvl स्क्वायर लिया, बिकॉज हमने एनर्जी कहाँ पे लिया? लोएस्ट पोजीशन पे। बट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या था? vh स्क्वायर इज व्हाट हमने जस्ट ना लिखा ना, अंडर रूट ऑफ आरजी, मतलब vh स्क्वायर आरजी हो जाएगा। एंड हाइट h, देखो ये जीरो है तो ये r, ये 2r, तो हाइट h का टोटल पोजीशन क्या हो जाएगा? देखो ये r है और ये भी r है, तो 2r हो जाएगा हाइट h का टोटल पोजीशन। ये क्या हो गया? 2r। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो सब वैल्यूज, तो आपको क्या मिलेगा? देखो हाफ m vh स्क्वायर की जगह क्या डालना है? rg प्लस h की जगह 2r डालेंगे तो 2m rg इज इक्वल्स टू हाफ m vl स्क्वायर। तो m कॉमन कैंसिल हो गया सब जगह से और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 rg अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ m vl स्क्वायर। सो m कैंसिल हो गया ना, m तो हट गया, तो vl स्क्वायर रहेगा। 2 2 भी कैंसिल हो गया, therefore vl स्क्वायर क्या मिला? 5 rg और vl इज अंडर रूट ऑफ 5 rg। ये समझा? वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। ऐसे ही वेलोसिटी एट मिड पोजीशन ढूंढेंगे हम लोग। वेलोसिटी एट मिड पोजीशन क्या रहेगा? दैट इज टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिड पोजीशन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी एट मिड पोजीशन at mid position, therefore by conservation of energy total energy at L is equals to total energy at M। तो टोटल एनर्जी एट L क्या रहेगा? बोलो। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लोएस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी एट L is equals to kinetic energy at M प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट m। तो काइनेटिक हाफ m vl स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट m क्या रहेगा? हाफ m vm स्क्वायर प्लस mgh। बट यहाँ पे अगेन हमें vm चाहिए ना, हमें vm चाहिए, therefore हम लोग लेंगे बट स्क्वायर क्या? 5 rg एंड h, हाइट h, मिड पोजीशन का हाइट कितना भाई? r। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? m कॉमन कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? 5 rg बाय 2 इज इक्वल्स टू vm स्क्वायर बाय 2
प्लस आरजी, आरजी इस साइड आके माइनस आरजी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5rg/2 माइनस आरजी इज इक्वल्स टू Vm²/2। तो ये बन गया क्या 3rg/2 इज इक्वल्स टू Vm²/2, 2 कैंसल, therefore Vm² is what 3rg और Vm is equals to under root of 3rg। तो मिल गया वेलोसिटी एट मिड पोजीशन भी मिल गया, मिड पोजीशन भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक चीज याद रखने का, एक और चीज पढ़ा रहा हूँ उसमें समझो। The difference between the highest position and lowest position is always 6 mg. Difference between lowest position and highest position is always 6 mg। अब एक चीज समझो, इसको कैसे आया ये लेट्स हम लोग देखते हैं। तो टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट करना है, तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग देख रहे हो, इक्वेशन 1 एंड 2 वहां से लेते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 2 क्या था, TL, इक्वेशन 2 हम लोगों ने क्या निकाला था, इक्वेशन 2 के ऊपर वाला दिख रहा है, टेंशन हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लिखा था, याद आ रहा है, या डायरेक्टली आप टेंशन ही ले लो ना, तो TL माइनस TM ना, TL माइनस TM, तो टेंशन लोएस्ट पोजीशन क्या निकला था, हम लोगों ने क्या लिखा था mVm² अपॉन R प्लस mg माइनस ऑफ ये ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस TM था, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा mVL² अपॉन R माइनस mg था, गॉट इट। therefore यहां पे ध्यान दो, therefore TL माइनस TM क्या मिला, Vm² क्या है भाई 5rg ना, VL सॉरी नॉट हाईएस्ट है ना, रुको थोड़ा सा एब्रिविएशन फॉल्ट, अरे हाईएस्ट पोजीशन, अच्छा ठीक है। तो VL² क्या है 5rg, तो क्या मिला 5mrg अपॉन R प्लस mg, VH² क्या आया था, RG आया था, माइनस mRg/R प्लस mg, RR कैंसल, RR कैंसल, यहाँ पे 5mg प्लस mg क्या हो गया 6mg, माइनस mg प्लस mg, माइनस mg बचेगा प्लस mg, ये पूरा कैंसल हो गया। therefore फाइनली क्या मिलेगा, TL माइनस TM, TH, TL माइनस TH, टेंशन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, TL माइनस TH हमेशा क्या मिलेगा अपने को 6 mg। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सपोज दैट एक ऐसा बॉडी लिया हमने, ठीक है, विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। एक हम लोग ने ऐसा बॉडी लिया जो कि ये एक सर्टेन एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है लाइक दिस,
ठीक है, विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ये हम लोगों ने रिजिड बॉडी दिया है, दिस इज अ रिजिड बॉडी। एंड व्हाट इज रिजिड बॉडी? एक बॉडी ऐसा होता है, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडी इन विच जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे, whenever we apply a force, the distance between two particles does not change। समझ में आया? आप लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलास्टिक बॉडी होता है, प्लास्टिक बॉडी होता है। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? जिसका डिस्टेंस चेंज होता है बट वो वापस से अपना रिगेन कर लेता है, हो गया आपको इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी जो रिगेन नहीं कर पाता। रिजिड बॉडी क्या होता है? जिसका डिस्टेंस ही नहीं चेंज होता, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया वो बदलेगा ही नहीं, समझना? तो दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। तो ऐसा एक बॉडी कंसिडर किया जो कि रिजिड है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जो मोशन में आया, तो उसका बदलता नहीं है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। और वी आर अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ मासेस, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ मासेस। तो मान लो मास m1, ये m1 हो गया मास, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r1। सिमिलरली एक दूसरा मास m2 ले लिया, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r2। m3 लिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r3। m4 लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r4। ऐसा हम लोग कंसिडर करते जा रहे हैं, m5, m6 और ऐसा फाइनली mn। n नंबर ऑफ मासेस है, ये mn हो जाएगा, ये rn, ठीक है? ये हो जाएगा m5 r5, m6 r6। समझ में आया बेसिक डिफरेंस है? तो दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। The moment of inertia is defined as moment of inertia, the sum of is the sum of what? Product of mass and square of perpendicular distance between the axis. Defined as the sum of what? Product of masses, मतलब एक मास लिया and square of perpendicular distance। ऐसे रहेगा m2 r2 square, m3 r3 स्क्वायर। ऐसे कहां तक है हमारे पास? mn rn स्क्वायर। एंड फाइनली हम समेशन के टर्म में लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? सबको विजिबल है ना? दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, हाँ सर। ओके। अगर हमारा बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी रहा तो क्या होगा? फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, क्या हो जाएगा? ये I इज इक्वल टू समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm हो जाएगा यार यूनिफॉर्म बॉडी रहा तो बेसिक यही है इसका डेफिनेशन, किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंड यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mi शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर ना, मास kg डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। डायमेंशन तो आप तो बता ही सकते हैं, डायमेंशन इज L2 M1 T0। तो ये हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बारे में। नेक्स्ट थिंग वी वांट टू स्टडी वाज रेडियस ऑफ गायरेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन देखो क्या होता है। तो सपोज दैट एक कोई तो बॉडी है लाइक दिस, एक कोई तो बॉडी है ऐसे, ठीक है, विच इज जिसका मास m है एंड विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस
एक्सिस, लेट्स से ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी है कोई तो जिसका मास क्या है m, which is rotating about this axis, ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है एंड हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट ये जितना बॉडी का मास है m, ठीक है, तो ये जो बॉडी का मास है m, उतना ही एक पॉइंट मास लिया, सेम मास का एक पॉइंट मास है। पहला चीज ये समझा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, एक बार में नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है समझने को उसको। ये बॉडी के मास के इक्विवेलेंट हम लोग ने एक पॉइंट मास लिया, ठीक है, एंड वी विल एडजस्ट द डिस्टेंस, हमें एक ऐसा डिस्टेंस को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सिस, वी विल एडजस्ट इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ऐसा डिस्टेंस हम लोग इसका एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ बॉडी। ये समझा क्या बोला मैं, वी विल एडजस्ट ये मास को डिस्टेंस, बेसिकली देखो आई क्या होता है, व्हाट इज आई, एम आर स्क्वायर होता है ना, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम रखना है, मास भी हमारे पास सेम है, सो वी विल हैव टू एडजस्ट द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस एक ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, I will have to adjust the distance such that कि मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले एज दैट ऑफ ओरिजिनल बॉडी, बॉडी का जो ओरिजिनली था, समझना है क्या। तो बेसिकली आई विल राइट इन आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर की जगह आई विल राइट एम के स्क्वायर, और के इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, सर के क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, के विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। समझा, ये हो जाएगा हमारा के को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, के को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया, फिर डिस्टेंस है, इसका यूनिट इज मीटर। ये समझा दो चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन समझा सबको, रेडियस ऑफ गायरेशन समझा सबको, यस सर, हाँ ओके ठीक है, लिख लो फट से। ये हम लोगों ने अभी बेसिक टर्म पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो सपोज दैट ऐसे एक बॉडी कंसिडर करते हैं विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो बॉडी कंसिडर किया जो कि एक रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। रिजिड बॉडी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इसको भी रिजिड बॉडी तो बहुत सारे मासेस से बना रहेगा, लेट्स से m1 at a distance of r1, m2 at a distance of r2, m3 at a distance of r3 और mn at a distance of rn, ठीक है। द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। मूविंग विथ कांस्टेंट, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि
M1, M2, M3, every mass is moving with same angular velocity because वो एक ही बॉडी का मास है, रिजिड बॉडी का है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी से मेरा हर एक मास भी गोल घूमेगा, ठीक है। बट तो ऐसा हो सकता है M1, M2, M3 बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग बोलने जाए तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि M1, M2, M3 ऐसे अपने अपने एक ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये हर एक सर्कल में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर एक के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी रहना चाहिए। लेट्स सपोज लीनियर वेलोसिटी इसके पास देखो क्या है, v1, v2, v3, vn, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी एसोसिएटेड विद ईच मासेस। ये डायग्राम समझा सबको, क्या हम लोगों ने किया, क्या क्या बनाया, एवरीवन अंडरस्टूड दिस डायग्राम, हम लोगों ने डायग्राम में क्या बनाया है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेटिंग बॉडी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हर एक बॉडी गोल घूम रहा है तो हर एक पॉइंट, हर एक मास का काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मास m1, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास m1, m1 के साथ में क्या काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड रहेगा, तो ke1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। अरे ऐसा और नो, काइनेटिक एनर्जी ये रहता है, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, बट क्या रहता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v1 इज इक्वल टू r1, सबके लिए ओमेगा फिक्स है इसलिए ओमेगा रहेगा, ओमेगा 1 नहीं लिख सकता मैं, ये ओमेगा सबके लिए सेम है। देयरफॉर ke1 क्या रहेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मास m2, या हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास m2, m2 के साथ में ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या एसोसिएटेड है वो समझो। तो ke2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये सब ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है तो इस पे हम लोग सबका लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं, ना कि एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर बट अगेन वही आया, v2 इज इक्वल टू व्हाट, r2 ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है बिकॉज वो एक ही बॉडी के साथ गोल घूम रहे हैं। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ m2 v2 स्क्वायर ओमेगा रहेगा, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हम लोग KEN तक जा सकते हैं, KEN क्या रहेगा, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना। तो ये सब ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। एक बात बताओ, हम लोग ने ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला तो सही, बट हमारा बॉडी जो है वो ट्रांजिशनल में वो है कि रोटेशनल में है? हमारा बॉडी क्या है, ट्रांजिशन में है, मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। अरे ऐसा और सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी एनर्जी उसके पास है, जो भी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो अपने आप सब पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझना है क्या, सब मिला के हर एक मास का ऐड करके जितना भी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो सब अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। बिकॉज हमारा बॉडी के पास ट्रांजिशनल मोशन है ही नहीं, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। So therefore we can say that net rotational kinetic energy, net rotational kinetic energy is equals to sum of
सम ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ masses. Therefore रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेट से E रहेगा तो क्या हो जाएगा, ke1 प्लस ke2 प्लस, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे, KEN. ke1 इज व्हाट, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये क्या मिलेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. और आई कैन से दैट E is equals to half omega square summation of I is equals to 1 to n mi ri square, and this is nothing but definition I क्या है ना, तो is equals to half I, समझा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, E is equals to half I ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा समझ स्क्वायर. में आया कैसे आया ये. तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिशनल में देखो ना, मास जो काम करता है वो काम रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है ना, ट्रांजिशनल में इनर्शिया काम कौन सा करता है, मास. तो रोटेशनल में वो काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कंपेयर करो तो इसका फॉर्मूला आपको कैसे दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर. जहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास की जगह क्या है अपना आई एंड वी के स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो एनालॉगस है ना दोनों, दिख रहा है, बोथ आर एनालॉगस. तो ठीक है, लिख लो फट से. काइनेटिक एनर्जी निकाला था. नाउ वी विल डिराइव एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ठीक है, तो लिसन यार, एंगुलर मोमेंटम अपने को ढूंढना है. तो यहां पे भी हमारा एग्जम्पशन सेम रहेगा. सपोज दैट एक बॉडी है, वो गोल घूम रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, एंड हर एक के पास देखो एंगुलर वेलोसिटी पहले बात होता क्या है, देखो एंगुलर वेलोसिटी है सबके पास और कांस्टेंट है. तो अभी आपको एक चीज पता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज को रिलेट करना है लीनियर से एंगुलर में, तो सपोज दैट फोर्स क्या है, लीनियर में आता है फोर्स, एंड टॉर्क एंगुलर में आता है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर टाउ बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक है, टाउ बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. वैसे ही एंगुलर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म ना, मोमेंट आर्म, या इन शॉर्ट हम बोलते हैं टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इन द सेम मैनर एंगुलर मोमेंटम अगर हमें चाहिए रहेगा, एल बार इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर बार क्रॉस पी बार. पी बार क्या है, लीनियर मोमेंटम है. ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम is angular momentum is, हाँ क्या हुआ, मोमेंट ऑफ, आवाज नहीं आ रही है मुझे. आवाज नहीं आ रही है. एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर
अभी भी नहीं आ रहा है? आवाज अभी भी नहीं आ रहा? हेलो हेलो। और उसी के एनालॉगस जो है इसको समझते हैं। सपोज दैट एक बॉडी है, सपोज दैट ये एक बॉडी है, ठीक है, एक मार्कर है, एंड आई अप्लाई अ फोर्स ऑन द मार्कर लाइक दिस। तो मैं इसको फोर्स अप्लाई किया तो मार्कर क्या किया, रोटेट कर रहा है ना। ये मार्कर है, मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया तो मार्कर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज लाइक दिस है हमेशा। तो इसको समझते हैं। तो सपोज दैट एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, विच इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, मतलब ये एक्शन ऑफ रोटेशन होगा, उसको यहाँ पे रोटेट कर सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। तो मान लेते हैं इफ दिस एंगल, इसके बीच में एंगल क्या हो गया, डिस्टेंस अप्लाइड, ये एंगल थीटा है। सपोज दैट दिस एंगल ना, ये डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स अप्लाइड है, दोनों बीच में एंगल थीटा है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में। तो बट ऑब्वियस ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द फोर्स, और इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। जो हम लोग आर बार लिखते हैं ना, जैसा टाउ बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार। तो आर बार है क्या, बेसिकली आर बार इज दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला जो, ये परपेंडिकुलर है जो फोर्स को, दिस इज माई फोर्स ना, ये फोर्स है। तो फोर्स को ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, दिस डिस्टेंस इज योर नथिंग बट मोमेंट आर्म। इन द सेम मैनर तो टाउ बार का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, टाउ बार का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर ऐसा आपका बॉडी घूम रहा है लाइक दिस, ठीक है, आपको पता ना राइट हैंड थंब रूल। इन द सेम मैनर अगर इंस्टेड ऑफ फोर्स की जगह मैं यहाँ पे पी बार ले रहा हूं, लीनियर मोमेंटम, ये मेरा क्या हो गया अब, लीनियर मोमेंटम। अगर हम लिखे इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड एल, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो आर पी साइन थीटा, तो ना एल इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा, जो थीटा है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार ना। थीटा किसके बीच का एंगल है, आर और पी के। तो कैन यू सी ओवर हियर एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ मास m1, अगर मैं लिखूं एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ मास m1, क्या रहेगा, L1 इक्वल्स टू व्हाट, आर पी के जगह देगा R1 P1 साइन थीटा ना, L क्या देगा R1 P1 साइन थीटा, गॉट इट। अब इधर ध्यान दो, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो R1 और P1 के बीच में एंगल क्या है, ये सर्कल में गोल घूम रहा है, P1 इज टेंजेंट, तो थीटा विल बी 90 ना। ये समझेगा थीटा 90 कहां से आया, एवरीवन समझा क्या, क्योंकि देखो P1 इज टेंजेंट ना, ये सर्कल में घूम रहा है ना M1, तो M1 देखो कैसा है, ये मैंने ऐसा बना दिया बॉडी। सपोज दैट देखो ये ऐसा मेरा बॉडी है, ऐसा लाइक दिस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा M1 है। तो M1 ऐसा एक सर्कल में गोल घूम रहा है लाइक दिस, तो ये मेरा हो जाएगा P1, ये R1, तो P1 और R1 के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री ना। ऐसे ही M2 देखो, M2 एक अलग सर्कल के रेडियस में घूमने का है, तो ये हो जाएगा मेरा P2, हो जाएगा R2, एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हर टाइम एंगल 90 ही रहेगा ना, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच में सर्कल के हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन R एंड P इन दिस केस इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। बट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देखो L1 क्या मिलेगा, देखो L1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 P1, बट P1 लीनियर मोमेंटम क्या होता है, M1 V1 मास इंटू वेलोसिटी, एंड V1 क्या रहेगा, R1 ओमेगा, V1 क्या रहेगा, R1 ओमेगा। Therefore P1 is equals to what, M1 R1 ओमेगा। समझ में आया।
P1 क्या मिला, बिकॉज मैं V1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, V1 को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या मिलेगा, M1 V1, V1 का जगह R1 ओमेगा, तो M1 R1 ओमेगा, एंड नाउ देयरफॉर L1 क्या मिलेगा, R1 इंटू P1 ना, देखो क्या मिलेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा 1 हम लोग ने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सबके लिए ओमेगा कांस्टेंट है ना। व्हाट इट, ये समझा सबको, कहां से आया, Yes. R1 स्क्वायर कैसा हो गया, बिकॉज P1 के पास एक R1 है और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे R1 है, ठीक है। ये हमने कहां पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे, ठीक है। Therefore, next is similarly angular momentum associated with mass m2. Angular momentum associated with mass m2. m2 के साथ क्या रहेगा, L2 is equals to m2 R2 स्क्वायर ओमेगा, एंड ऐसे ही Ln क्या रहेगा, n वाले मास के साथ में mn Rn स्क्वायर ओमेगा। Therefore, हमें चाहिए नेट एंगुलर मोमेंटम, therefore नेट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, L इज इक्वल टू वॉट, L1 प्लस L2 प्लस ऐसे कहां पे जाएंगे आप लोग, Ln, therefore L इज इक्वल टू L1 क्या रहेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। therefore ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या मिला, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, summation of I is equals to 1 to n mi Ri square, and this is nothing but I ओमेगा। तो क्या हम कंपेयर करें इसको लीनियर मोमेंटम से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। तो मैंने क्या होता है, लीनियर में जो काम m मास करता है, रोटेशन का काम कौन करेगा, I। तो यहाँ पे देखो क्या है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर में क्या होता है, देखो ना, लीनियर का हम लोग यहाँ पे लिखा है मास इंटू वेलोसिटी ना, वैसे मास का क्या हो जाएगा, I, लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या L इक्वल्स टू I ओमेगा, समझा ये। Yes. चलो लिख लो फट से। वन के साथ क्या आ जाएगा, R1 अल्फा, एंड फोर्स को मैं कहा सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये टॉर्क में, तो देयरफॉर टाउ वन क्या मिलेगा मेरे को, R1 इंटू M1 R1 अल्फा, और इन शॉर्ट टाउ वन इक्वल्स टू व्हाट, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। अब बोलो सर सब अल्फा वन क्यों नहीं, बिकॉज सबके लिए अल्फा कांस्टेंट है। सिमिलरली व्हाट, टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m2 क्या रहेगा, टाउ टू इज इक्वल टू व्हाट, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, एंड इसको कंटिन्यू किया तो टाउ n ले लो डायरेक्टली, टाउ n क्या मिलेगा, Mn Rn स्क्वायर अल्फा, गॉट इट। therefore नेट टॉर्क अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी क्या रहेगा, नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस अप टू टाउ n, समझ आया। तो टाउ वन इज व्हाट, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस
mn rn स्क्वायर अल्फा, अल्फा कॉमन आ गया, अंदर क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn square. And finally, if we write it out, it will become summation of I is equals to 1 to n mi ri square. Therefore, finally हम लिखेंगे tau is equals to ये क्या है, आ गया tau equals to I अल्फा. समझा ये? अरे सर नो, एंगुलर मोमेंटम. तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या, जैसे वहां पे हम लोग ने बोला व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क, व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a body is zero. The net external torque acting on a body is zero. क्या रहेगा, angular momentum of system is said to be conserved. समझना, एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेंगे, कंजर्व हो चुका है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. लेट्स प्रूव दिस थिंग. तो यहाँ पे एक चीज बस नोटिस करने वाला है, हम लोग ये स्टेटमेंट आगे रखी यूज करेंगे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ये लाइन याद रखना. तो देखो एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अपना. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, dl बार बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ r बार क्रॉस p बार. तो यहाँ पे u v रूल लगाएंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v. इसको हम लोग यहाँ पे आगे पीछे हम नहीं कर सकते, याद है ना, हमने 11 में किया था, हम क्रॉस प्रोडक्ट को बदल नहीं सकते, डेरिवेटिव को यहाँ वहां मूव करेंगे. तो क्या जाएगा, dl बार बाय dt इज इक्वल्स टू dr बार बाय dt क्रॉस p बार प्लस r बार क्रॉस dp बार बाय dt. गॉट इट. तो हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे, पढ़े थे 11th में ही पढ़े थे ये सब, dr बार बाय dt. मैंने बताया था dr बाय dt जीरो होगा, याद है, मैंने बोला था वहां पे 11th में एक चीज, मैंने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, मैंने एक चीज बताया, dr बाय dt इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि r इज रेडियस ना, लेकिन dr बार बाय dt रेडियस वेक्टर हमेशा क्या देता है, वेलोसिटी देता है. समझा? तो वो सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, dr बार है ना हमारे पास, तो dr बार बाय dt क्या देगा यार, dr बार बाय dt विल गिव अस व्हाट, v बार. Yes. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, कोई मुझे बता सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनीवन, rate of change of linear momentum is what, फोर्स. भाई फोर्स का बेसिक डेफिनेशन ही भूल गए आप लोग, सोचो, बेसिक डेफिनेशन है फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ क्या फिर बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है ना, फोर्स इज डिफाइंड एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या रहेगा, देयरफॉर dl बार बाय dt इज इक्वल्स टू dr बार बाय dt की जगह क्या रखेंगे, v बार क्रॉस p बार प्लस r बार क्रॉस f बार. बट p बार क्या होता है भाई, m v बार ना, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, therefore dl बार बाय dt इज इक्वल टू v बार क्रॉस m v बार प्लस r बार क्रॉस f बार। m बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v बार क्रॉस v बार प्लस r बार क्रॉस f बार। क्रॉस प्रोडक्ट विथ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0, बट v बार क्रॉस v बार क्या होता है, 0, एंड r बार क्रॉस f बार क्या होता है, टाउ बार ना, टॉर्क होता है ना, r बार क्रॉस f बार। देयरफॉर हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, dl बार बाय dt इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सटर्नल टॉर्क टाउ। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, dl बार बाय dt इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। लेकिन मैंने बोला ये सेंटेंस को ध्यान देना, क्या लिखा है, व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क, समझना है, व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। तो here we are considering what, external torque is what, 0। therefore क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाउ एक्सटर्नल इज 0 ना, टाउ एक्सटर्नल क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, डी एल बार बाय डी टी क्या हो गया, 0। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 हो गया, मतलब वो चीज जो फंक्शन है वो, जैसे यहाँ पे एल बार है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। हाँ वेरी गुड, कांस्टेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन से दैट एल बार इज कांस्टेंट, और एल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। देखो वी कैन से दैट इन मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड L1 इज इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो देखो ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ ना, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। समझ में आया ये, यस सर, सबको समझा ये, किसी को एनी डाउट। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, वैसे ही अपने पास एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है।